हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है जनन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र। हमने आज तक श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र ये पढ़ लिए, तो मुझे उत्सर्जन तंत्र, तो आपने ये सारे क्लियर कर लिए होंगे अब तक के चैप्टर। तो अब हमारा जो अगला नया लेक्चर है आज का वो है जनन तंत्र। तो जनन 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 क्या है और तंत्र, तंत्र तो वही कि जिस छोटी छोटी पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है उसे तंत्र कहते हैं। जनन जनन क्या है? जनन का मतलब होता है कि अपनी पीढ़ी को आगे वृद्धि करवाना, मतलब पिता फिर पुत्र फिर उसके पुत्र उसके पुत्र। तो इस तरह से अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। मतलब एक नए जीव का निर्माण ही जनन कहलाता है। एक सजीव से नए जीव का निर्माण ही जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होता है? लैंगिक जनन में नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल या पुरुष या स्त्री भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में एक के द्वारा भी संपन्न हो सकता है। जैसे इसमें पेड़ पौधों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, या बहुत सारे जीव हैं जिनके अंदर भी लैंगिक जनन पाया जाता है। तो पेड़ पौधों में विशेषकर अलैंगिक जनन पाया जाता है, जैसे आपका आलू हो गया, ब्रायोफिलम हो गया, जलकुंभी हो गया। तो इस तरह अलैंगिक जनन पाया जाता है। और लैंगिक जनन ज्यादातर जीवों में पाया जाता है। जीवों के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है और इसके अंदर नर व मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब ये हमारा छोटा सा जो था वो क्लियर हो गया कि लैंगिक जनन, आखिर जनन कितने प्रकार का होता है और क्या चीज़ है। अब हम जो अगला पढ़ते हैं वो है मानव जनन तंत्र। आपके 10th क्लास में पूरा मानव जनन तंत्र का दे रखा है। तो मानव जनन तंत्र कैसे संपन्न होता है, कौन कौन से इसमें पार्ट्स होते हैं, तो ये सारा पाया जाता है। तो मानव जनन तंत्र दो भागों में, दो मिलने से होता है, एक मादा एक नर। नर को आप बोल सकते हो पुरुष और मादा को बोल सकते हो आप स्त्री। तो स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो मानव जनन तंत्र संपन्न होता है। तो इनके अंदर जनन तंत्र विकसित होने के लिए कुछ अलग अलग, जैसे बॉडी के अंदर कुछ बदलाव आते हैं, उन बदलावों के बाद में जनन क्रिया संपन्न होती है। जैसे हम बात करें तो एक इनके अंदर आती है यौवनारंभ अवस्था, जिसको बोलते हैं यौवनारंभ अवस्था। यौवनारंभ अवस्था, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मादा के अंदर क्या होता है कि आवाज पतली होने लगती है और स्तन बड़े होने लगते हैं। स्तन बड़े होने लगते हैं, जनन अंगों के पास बाल उगने लगते हैं। तो इस तरह के बदलाव मादा के अंदर पाए जाते हैं। आवाज पतली होने लगती है, स्तन बड़े होने लगते हैं और जनन अंगों के पास बाल उगने लगते हैं। पुरुष के अंदर क्या बदलाव होते हैं? पुरुष की आवाज भारी होने लगती है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज भारी होने लगती हैं और जनन अंगों के पास बाल उगने लगते हैं। तो ये जो सारी जो अलग अलग, ये 3 इसमें और 3 इसमें, तो ये जो बदलाव होते हैं, इन बदलाव को, इस अवस्था को, जब ये बदलाव हो रहे होते हैं हमारे शरीर में, तो इन बदलावों को कहा जाता है, इस अवस्था को कहा जाता है यौवनारंभ अवस्था। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? यौवनारंभ अवस्था। और स्त्री में ये यौवनारंभ अवस्था आती है 13 से 14 वर्ष।
13 से या 12 से 14 वर्ष, और इसमें आती है ये 13 से 15 वर्ष। नर में 13 से 15 वर्ष और स्त्री में 12 से 14 वर्ष। और जब ये पूरा परिपक्व हो जाता है तो ये अवस्था संपन्न हो जाती है 18 से 19 वर्ष पर। 18 से 19 वर्ष पर यह अवस्था संपन्न हो जाती है यौनारंभ अवस्था, और जो मानव का, स्त्री या मादा का जो शरीर है वो पूर्णतः जनन के परिपक्व हो जाता है। इसी कारण गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि महिला की उम्र, एक लड़की की उम्र शादी के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। यही कारण है, ये कोई वैसे नहीं बनाया गया, ये एक साइंटिफिक रीजन है कि आखिर 21 और 18 क्यों किया गया। क्योंकि जो ये जनन अंग है ये परिपक्व होते होते 18-19 वर्ष हो जाते हैं, तो इसी कारण लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष रखी गई है। तो अब क्या होता है, ये यहाँ तक हमारा हो गया। तो अब छोटी छोटी बातें कि मादा में अंडाणु का निर्माण होता है और नर में निर्माण होता है शुक्राणु का। तो ये जब दोनों मिलते हैं, ये दोनों मिलने से निषेचन का निर्माण होता है। ये दोनों मिलने से निषेचन का निर्माण होता है और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलते हैं अंग्रेजी में, कई बार जाइगोट लिखा हुआ आ जाता है डायरेक्टली। तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से निषेचन का निर्माण होता है और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के बाद एक परिपक्व शिशु का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर बीच में कई अवस्थाएं आती हैं, वो डिटेल में आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो युग्मनज के बाद में शिशु का निर्माण हो जाता है एक परिपक्व है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को संपन्न होने में 9 महीने का टाइम लगता है। एक शिशु को जन्म लेने के लिए माँ के शरीर में शिशु का परिपक्व 9 महीने तक संपन्न होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है नर जनन तंत्र। अब हमने 2 पढ़े थे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब हम एक एक का अलग अलग अध्ययन करेंगे। नर जनन तंत्र क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर हम अध्ययन करेंगे मादा जनन तंत्र क्या होता है, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे निषेचन, युग्मनज और प्रसव क्या होता है। तो नर जनन तंत्र क्या होता है, तो ये आपका इस तरह से पाया जाता है। ये आपका हो गया शीशन, ये आपका हो गया इधर ये मूत्राशय, और ये हो गया शुक्राशय, ये प्रोस्टेट ग्रंथि, और ये हो गई आपकी शुक्रवाहिनी। तो ये हमारे शरीर में अंग पाए जाते हैं। और ये हो गया वर्षण। तो नर जनन तंत्र में ये अंग पाए जाते हैं, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्र मार्ग और वर्षण। तो ये सारे पाए जाते हैं। इनका हम 1 to 1 सभी का अध्ययन करें, एक का 1 by 1 क्या क्या होते हैं। पहले हम इनका नाम लिख लेते हैं। देखो, इनको 2 भागों में मानव नर जनन तंत्र होता है। जो नर जनन तंत्र के अंगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा बांटा गया है द्वितीयक जनन अंग। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो प्राथमिक जनन अंग है उसमें सिर्फ आपका एक आता है, वो आता है वृषण। सिर्फ एक अंग आता है आपका नर जनन तंत्र में, प्राथमिक जनन अंग में वो आता है आपका प्राथमिक जनन अंग में। प्राथमिक जनन अंग में सिर्फ आपका एक आता है अंग, वो आता है आपका वृषण। और जो द्वितीयक जनन अंग होता है उसके अंदर आपके आते हैं
वृषण कोश, वृषण कोश आ गया आपका। वृषण कोश के बाद में आती है शुक्रवाहिनी, फिर आता है शुक्राशय, शुक्राशय के बाद में आता है आपका प्रोटेस्टेड ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि, फिर आपका आता है प्रोटेस्टेड ग्रंथि के बाद में मूत्राशय, मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद में आपका आता है मूत्राशय नहीं, मूत्र मार्ग आता है। ये मूत्राशय के बाद, मूत्र मार्ग के बाद में आता है आपका शिश्न। तो ये हमारे छह अंग पाए जाते हैं द्वितीय जनन अंग में, और एक अंग पाया जाता है वर्षण। तो वर्षण क्या है? वर्षण एक गोल संरचना होती है। वर्षण के अंदर एक गोल संरचना होती है और इसके चारों ओर एक संरचना पाई जाती है। इसके चारों ओर एक संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है वर्षण कोश। जो इसको वर्षण कोश को वर्षण के अंदर सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो जो वर्षण है, वर्षण हमारे शरीर में वर्षण कोश में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वर्षण जो होता है वो उसका तापमान, हमारे शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो तापमान होता है वर्षण का, वो हमारे शरीर के तापमान से 2 या 3 सेंटीग्रेड कम होता है ना। तो ये 34 से 37 के बीच में होता है वर्षण का तापमान, वर्षण और वर्षण कोश का तापमान। तो ये जो वर्षण होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर नहीं पाए जाते, ये वर्षण कोश में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका तापमान कम होता है। तो ये हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं और ये शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। स्पर्म जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं, शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं हमारे शरीर के अंदर। और वर्षण 2 कार्य करते हैं। पहला हो गया आपका शुक्राणु निर्माण का कार्य, इसके 2 भाग होते हैं। तो पहले भाग से ये शुक्राणु का कार्य करता है, शुक्राणु निर्माण का, और जो इसका दूसरा भाग है उस दूसरे भाग से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है वर्षण। तो वर्षण के 2 कार्य हैं। वर्षण पहला शुक्राणु निर्माण करेगा, दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्राव करता है। ये वर्षण कोश क्या है? वर्षण कोश का एक कार्य तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो वर्षण होते हैं इनको ताप नियंत्रण करने में सहायता करता है। इसका तापमान कम होता है तो ये वर्षणों को हमारे शरीर से बाहर सुरक्षित रखता है थैली में। दूसरी चीज की है, हमारे शुक्राणुओं को का ताप नियंत्रण करता है। वर्षण का ताप नियंत्रण करता है। तो वर्षण से क्या होता है? शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण का भी ताप नियंत्रण करता है कौन? वर्षण। और ये हमारे शरीर के ताप नियंत्रण करने के कार्य आता है। उसके बाद आती है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या करती है? शुक्रवाहिनी एक, जैसे हमारी पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था कि ग्रसनी हमारे श्वसन और भोजन दोनों का कार्य करती है, तो उसी तरह से शुक्रवाहिनी हमारे 2 कार्य करती है। एक मूत्र को आगे पहुंचाना, एक शुक्राणु को आगे पहुंचाना। जब इसको हमें उत्सर्जन तंत्र में पढ़ते हैं तो इसे मूत्रवाहिनी बोल देते हैं, और जब इसको जनन तंत्र में पढ़ते हैं तो इसको शुक्रवाहिनी बोल देते हैं। मतलब चीज एक है, नाम 2 है, एक नलिका के 2 नाम है। तो इससे ही हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण, मूत्र पहुंचाया जाता है और इसी के द्वारा शुक्राणु पहुंचाया जाता है। तो वर्षण कोश से जुड़ी होकर, वर्षण कोश से ये क्या करती है? शुक्रवाहिनी हमारे शुक्राणुओं को शुक्राशय में पहुंचाने का कार्य करती है। यही कार्य इसका। एक कार्य है कि जो वर्षण कोश है उसमें वर्षणों से जो शुक्रवाहिनी जुड़ी हुई होती है, तो वर्षण क्या करते हैं? शुक्रवाहिनी में शुक्राणुओं को छोड़ते हैं, शुक्राणु से शुक्राशय के अंदर पहुंचा दिया जाता है। अब शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक प्रकार का थैला है। शुक्राशय एक थैला है जिसके अंदर शुक्राणु इकट्ठे किए जाते हैं। शुक्राणु इकट्ठे किए जाते हैं। शुक्रवाहिनी क्या है? एक थैला है जिसके अंदर शुक्राणुओं को इकट्ठा किया जाता है। एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है शुक्राणुओं को, और उनको
वीर्य निर्माण में भी ये जो शुक्राशय होता है ये यहाँ से स्राव स्त्रावित करता है और वीर्य का निर्माण करता है। और जो फिर इसके बाद आती है प्रोटेस्टेड ग्रंथि। तो प्रोटेस्टेड ग्रंथि क्या करती है, इसके अंदर शुक्राशय से प्रोटेस्टेड ग्रंथि में आ जाता है। तो प्रोटेस्टेड ग्रंथि इनको पोषण प्रदान करती है, शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। और पोषण प्रदान करने के बाद ये शुक्राणु मूत्र मार्ग में चले जाते हैं। मूत्र मार्ग में जाने के बाद वहां से मूत्र मार्ग की सहायता से ये मूत्र में शुक्राणु चले जाते हैं और बाद में मूत्र निर्माण जाने के बाद ये शीशन में आ जाते हैं। और शीशन के आगे एक छिद्र होता है जिसे कहते हैं मूत्रोजनन छिद्र। मूत्रोजनन छिद्र के द्वारा ये शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो ये थी मानव नर जनन तंत्र की पूरी संरचना। इस तरह से ये पूरा कार्य होता है। और एक बार शुक्राणु निर्माण होने के अगले 72 घंटे के बाद दोबारा शुक्राणु निर्माण किया जाता है नर जनन तंत्र के द्वारा। और जो नर जनन तंत्र में जो शुक्राणु निर्माण किया जाता है, ये नर जनन तंत्र यानी कि एक जो पुरुष होता है वो अपनी लाइफ में कभी भी कर सकता है। मतलब ये कभी भी बंद नहीं होते हैं। ये मतलब 18-19 साल से जब भी इसकी परिपक्व स्थिति हो जाती है तो उसके बाद ये अपनी लाइफ में कभी भी कर सकता है, मृत्यु तक भी। तो ये हुआ आपका नर जनन तंत्र। नेक्स्ट मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के अंदर कुछ बेसिक है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक आता है रज्जु चक्कर। रज्जु चक्कर क्या होता है, रज्जु चक्कर जब परिपक्व हो जाता है मादा का शरीर 18 से 19 वर्ष की उम्र में, तो एक रज्जु चक्कर स्टार्ट हो जाता है। तो रज्जु चक्कर में क्या होता है, रज्जु चक्कर जब स्टार्ट होता है तो उस अवस्था को कहते हैं रजोधर्म। इसे रज्जु चक्कर या मासिक चक्कर भी कहा जाता है। मासिक चक्कर, रज्जु चक्कर या मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में। तो रजोधर्म, जब ये रज्जु चक्कर स्टार्ट होता है यानी कि पहली बार आता है तो इसे रजोधर्म कहा जाता है। और जब ये अंतिम बार आता है तो इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ये लगभग 48 से 50 साल की उम्र वर्ष में ये लास्ट बार आता है और इस अवस्था को कहा जाता है रजोनिवृत्ति। और ये जब पहली बार आता है 18 से 19 वर्ष की आयु में तो इसे कहा जाता है रजोधर्म। तो ये था हमारा एक रज्जु चक्कर छोटा सा। इसके साथ ही हमारे अंडाणु पे आते हैं। तो अब हम पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं मादा जनन तंत्र को। मादा जनन तंत्र इस तरह से होता है आपका। आप अपनी बुक में देखना, इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे पाया जाता है आपका गर्भाशय। ये हो गई यहाँ पे योनि, ये हो गया अंडाशय। ठीक है, ये अंडाशय पाया जाता है। और यहाँ पे आपकी पाई जाती है गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा। और ये जो होती है वो होती है अंडवाहिनी। तो ये इसमें अंडाशय, गर्भाशय, योनि, गर्भाशय गुहा और अंडवाहिनी, तो ये अंग पाए जाते हैं हमारे शरीर में, मादा जनन तंत्र के शरीर में। तो इनसे पूरी जनन क्रिया संपन्न होती है। तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। मादा जनन तंत्र के अंदर वही जैसे नर जनन तंत्र के अंदर 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। पहला प्राथमिक जनन अंग और दूसरा द्वितीयक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग में इसमें भी सिर्फ एक ही अंग पाया जाता है, वो है आपका अंडाशय। अंडाशय
प्राथमिक जनन अंग होता है और नर में प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण। तो द्वितीयक जनन अंग में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? द्वितीयक जनन अंग के अंदर पाए जाते हैं आपकी अंडवाहिनी, द्वितीयक जनन के अंदर अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। तो ये 3 अंग पाए जाते हैं। पहला प्राथमिक अंग में अंडाशय, द्वितीय अंग में अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। तो अंडाशय क्या होता है? अंडाशय के अंदर अंडाशय भी वही जैसे वृषण 2 कार्य करता है, तो ये भी 2 कार्य करता है। पहला अंडाणु निर्माण का कार्य करता है, अंडाणु की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये अंडाणुओं का निर्माण करता है अंडाशय के अंदर। और दूसरा कार्य क्या होता है कि ये एक ग्रंथि भी है, ये एक ग्रंथि है। तो ग्रंथि है तो इससे 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है? अंडाशय के अंदर अंड पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, अंड पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। वो अंड पुट्टिकाएं मिलकर अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण कर लेती है। ये अंडाणु बहुत अधिक मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। तो अंड पुट्टिकाएं मिलकर अंडाणुओं का निर्माण कर लेती हैं। तो अब ये अंडाशय से जो अंडाणु बन जाते हैं वो अंडवाहिनी के अंदर चले जाते हैं। अंडवाहिनी एक कुंडलित नलिकाकार लंबी नली होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली पाई जाती है अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी नली पाई जाती है। तो अंडवाहिनी नली हमारे अंडाणुओं को किसमें पहुंचाने का कार्य करती है? गर्भाशय में, गर्भाशय में पहुंचा देती है अंडवाहिनी हमारे अंडाणुओं को। गर्भाशय के अंदर पहुंचने के बाद जैसे ये यहाँ पे गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। गर्भाशय एक प्रकार की गुहा है जो ऊपर से क्या होती है? चौड़ी होती है और नीचे से क्या होती है? सक्रिय होती है। तो ये एक प्रकार की गुहा होती है। इसी के अंदर अंडाणुओं का क्या होता है? निषेचन होता है। यहीं पे अंडाणुओं का निषेचन होता है। गर्भाशय के अंदर ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से सक्रिय होती है। जब ये अंडवाहिनी गर्भाशय गुहा में आते हैं तो यहाँ पे अंडाणु एकत्रित हो जाते हैं और अंडाणुओं का यहाँ पे निर्माण होना मतलब यहाँ से आ जाते हैं। फिर यहाँ पे जैसे ही शुक्राणु आते हैं तो यहाँ पे निषेचन होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो निषेचन कहाँ संपन्न होता है? गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के बाद में क्या होता है? गर्भाशय के बाद में आती है योनि मार्ग। योनि मार्ग में क्या होता है? योनि मार्ग एक 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है। योनि क्या होती है? 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नाल होती है जिसके द्वारा जो आपका रज चक्कर है या मासिक चक्कर है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आता है। तब यहाँ से कुछ ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ से ब्लीडिंग होने के साथ ही अंडाणुओं का निर्माण भी होता है। यदि गर्भाशय के अंदर उसको शुक्राणु मिल जाता है, जब अंडाणु आ रहा होता है तब यदि गर्भाशय के अंदर उसको शुक्राणु मिल जाता है तब तो वहीं रुक जाता है। लेकिन नहीं मिल पाता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका मादा जनन तंत्र। अब हम आगे स्टडी करते हैं। टॉपिक आता है वो आता है प्रजनन की अवस्थाएं। प्रजनन की अवस्थाएं। तो प्रजनन की अवस्थाओं में पहला आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन क्या होता है? अगुणित युग्मक होते हैं ये, अगुणित युग्मक। अगुणित युग्मक होते हैं। तो इस तरह से समझते हैं हम इसको कि वृषण हो गया हमारा और अंडाणु हो गया। वृषण और अंडाशय, वृषण और अंडाशय हो गया। तो वृषण के अंदर अगुणित युग्मकों द्वारा किसका निर्माण किया? अगुणित युग्मकों द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? शुक्राणुओं का। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? शुक्रजनन। सिंपल है, दैट सिंपल कि वृषण
युग्मक जनन में क्या पाए जाते हैं? अगुणित युग्मक वर्षण इन अगुणित युग्मकों की सहायता से शुक्राणु का निर्माण करता है और इस शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन। और इसी तरह से इसमें कि अंडाणु अगुणित युग्मक द्वारा किसका निर्माण करता है? अंडाणु का निर्माण करता है अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय के अंदर निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंड जनन। हो गया कंप्लीट। यही था युग्मक जनन की अगुणित युग्मक द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करता है वर्षण के अंदर। वर्षण और इस निर्माण शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? शुक्र जनन। इसी तरह से अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंड जनन। अब आता है निषेचन। हमारा प्रजनन की अवस्थाओं के अंदर सेकंड आता है निषेचन। निषेचन क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारा गर्भाशय है। गर्भाशय के अंदर अंडाणु होता है। तो यदि नर द्वारा शुक्राणु यदि अंडाशय तक पहुंच जाता है, अंडाणु तक पहुंच जाता है, तो यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यही क्या है? निषेचन कि नर मादा के शरीर के अंदर ऑलरेडी अंडा पहले से ही अंडाणु मौजूद होता है गर्भाशय के अंदर, और यदि निषेचन के द्वारा मतलब नर द्वारा मादा के शरीर के अंदर शुक्राणु को छोड़ दिया जाए तो वो अंडाणु से संपर्क कर लेता है और इसे क्या कहते हैं? और ये मिलकर एक संरचना का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं? निषेचन। तो आता है विदलन। विदलन या रोपण। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के अंदर समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होकर जो प्रावस्था बनती है उसे कहते हैं कोरक। और कोरक हमारे गर्भाशय के अंदर जाकर चिपक जाता है एक साइड में, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? विदलन या रोपण। इसके बाद आता है प्रसव। जब देखो प्रसव क्या है? निषेचन पहले क्या होता है? निषेचन के बाद होता है युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। संपन्न होने के बाद जब पूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है, शरीर के अंदर पूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है, तो जब वो जन्म लेता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रसव। तो प्रसव कहा जाता है। ये एक छोटा सा है, ज़्यादा आप डिटेल में बड़ी क्लासों में अध्ययन करोगे। आप जब इसमें बायोलॉजी लेकर स्टडी करोगे तो इसके अंदर पूरा यहाँ पे जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं वो सारी आपको स्टडी करके बताई हुई होंगी कि किस महीने में आने के बाद कब हार्ट का निर्माण होता है, कब अंगुलियों का निर्माण होता है, कब सर का निर्माण होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको 11th-12th में जब आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स यही था आपका आज का चैप्टर जनन तंत्र। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपने यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक पेज पे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे एक लाइक का बटन होगा, उसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।